आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना लोग जो है सो पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस बैंक जो आपको दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना, जो कि आपके क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक है और नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज अपना लोग जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रयास कर देखते हैं। सबसे पहले वह इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज जो है सो आने वाले कुछ 3-4 सालों के अंदर इस चैप्टर का वेटेज कैसा रहा है, ठीक है। तो अगर आप वेटेज देखेंगे तो 2025 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस थे, 2024 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, 2023 में 4 क्वेश्चंस थे और 2022 में 5 क्वेश्चंस थे, 2021 में 5 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर आप रिसेंट ईयर को देखें 4-5 सालों में, तो 4-5 सालों में इस चैप्टर से बहुत सारा भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया है। इसीलिए अपना लोग ध्यान पूर्वक जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो सोल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है अपना लोगों के पास, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। वह लुईस पास्चर, जेडी वाटसन और रॉबर्ट कॉक, इन सब का संबंध माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान से है, लेकिन स्टेफन हेल्स का नहीं है। तो आंसर होगा एक का सी नंबर। दूसरा है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। वह इडली और डोसा में चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। तो चावल के आटे को जो है पानी के साथ घोल करके उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जीवाणु जो है सो उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इडली और डोसा के आटा में कौन सा सूक्ष्म जीव है, वह जीवाणु। कौन सा सूक्ष्म जीव है, जीवाणु। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने के लिए लैब बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो 3 का आंसर आपके पास होगा बी नंबर। चौथा क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो वह जब लैब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध को आंशिक रूप से दूध के प्रोटीन को पाचित कर दिया जाता है, तो उसके साथ ही विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि 4 का ऑप्शन होगा ए नंबर, विटामिन B12, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए इस साइड के क्वेश्चंस को देखते हैं। कड़ा के पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं। वह पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें तरल पदार्थों को बार बार गर्म करके ठंडा किया जाता है ताकि वो जीवाणु मुक्त हो जाए। तो इसका आंसर होगा एक का सी नंबर, कि किसी भी तरल पदार्थ को 70 डिग्री सेल्सियस पर बार बार गर्म करके ठंडा करने से पाश्चराइजेशन कहते हैं। ब्रीबरी का संबंध किससे है, वह ब्रीबरी ब्रीबरी का संबंध सैक्रोमैसिस से है, जो कि एक प्रजाति है ईस्ट का। ब्रीबरी का मतलब होता है जहां पर ब्रेड बनाया जाता है, जहां पर जो है सो केक सब बनाया जाता है, तो उसको ब्रीबरी कहते हैं। तो वहां पर ईस्ट की प्रजाति सैक्रोमैसिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। वह जाइमेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को अल्कोहल में बदला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकने के लिए कौन सा है, एस्टेटिन। कौन है, एस्टेटिन, है ना। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो रक्त में जो है सो रक्त के थक्का को कम करने का काम करता है, और प्रोटीएज एक प्रकार का एंजाइम है। तो एस्टेटिन होगा जो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक के प्रजाति से किया था, है ना। लेकिन उस समय में वो जिस प्रजाति के जीवाणु पर अपना प्रयोग कर रहे थे उसका नाम था स्टेफिलोकोकस। क्या नाम था, स्टेफिलोकोकस। इन्होंने स्टेफिलोकोकस के ऊपर जो है कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो पेनिसिलियम नोटाटम के को संक्रमित कर देता है, तो वो कार्य कर रहे थे स्टेफिलोकोकस पर। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए। अगेन क्वेश्चन है जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा एस्टेटिन। क्या नाम होगा, एस्टेटिन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहां पर है, एक क्वेश्चन कहता है
कहता है वैसे जीवाणु के समूह जो फुफुंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है उसे फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। जिस समय में सीवेज का उपचार किया जाता है तो द्वितीयक टैंक से सीवेज के उपचार के समय द्वितीयक टैंक से तृतीयक टैंक में ले जाने के समय कुछ मात्रा में बैक्टीरिया के समूहों को क्या किया जाता है? द्वितीयक टैंक में ही छोड़ दिया जाता है। तो वो बैक्टीरिया जो है जालनुमा संरचना के रूप में रहती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक है। वह पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है कि वाहित मल जल जो है प्रदूषण का है ना, वाहित मल जल प्रदूषण का। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है ना? तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन की खपत से माप कर लगाया जाता है। तो 3 का ऑप्शन होगा आपके पास ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है, वह बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन यानी कि सभी होता है। बायोगैस में सभी गैस होते हैं, तीनों गैस से मिलकर के बायोगैस बनता है। हाँ वो अलग बात है कि मीथेन की मात्रा ज्यादा रहती है, वो अलग बात है ना। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तीनों से। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो वह गोबर गैस में जो है गोबर गैस बनाने का काम जो है गैस बायोगैस बनाने का मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का होता है। और ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो जंतुओं के आमाशय के रूमेन में पाया जाता है, तो वहां पर जो है सो ये प्रयुक्त होता है, गोबर गैस प्लांट में जो है प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन मीथेन का उत्सर्जन करता है? धान के खेत में भी होता है, पशु दीमक सब करता है, वह इनमें से सभी होगा। 3 का आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा निमेटोडा, इनमें से 10.5 का है क्वेश्चन, वो आइए क्वेश्चन यहाँ है, उसके ऑप्शन ऊपर है। इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? मिल्वाडिगैन इनकॉग्निसिया कहते हैं वो इसको। देखो ऑप्शन नंबर मिल्वाडिगैन इनकॉग्निटा है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। सॉरी, सी नंबर आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। दूसरा है बेसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष्ट प्रोटीन इनमें से कौन है? वह बेसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा क्राई प्रोटीन का स्रावित किया जाता है, क्राई प्रोटीन इसका आंसर होगा। 2 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपके पास, निम्नलिखित में कौन जैविक खाद नहीं है? वह बेसिलस थुरिंजिएंसिस है ना, ये जैविक खाद नहीं है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो होता है इनके जीन का उपयोग किया जाता है ना, कीटनाशी पौधा बनाने के लिए। तो बेसिलस थुरिंजिएंसिस का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल धान के खेती यानी कि चावल के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होते हैं। 3 नंबर में है मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? तो वह मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है नील हरित बैक्टीरिया का। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? तो आंसर है इसका वह फ्रैंकिया। क्या नाम है? फ्रैंकिया। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? वह कीटनाशक बिल्कुल नहीं, ईस्ट नहीं, जैविक खाद। कौन? वह जैविक खाद। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है कौन? जैविक खाद। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है कौन? जीवाणु। ना हरा शैवाल, यो नील हरित शैवाल देख करके आप शैवाल मत सोचिएगा, वो एक बैक्टीरिया है, उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जीवाणु है ना। तो ना हरा शैवाल ना लाल शैवाल, कौन? जीवाणु। दलहनी पौधों के जड़ के पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वह दलहनी पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ के पिंड में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? वह तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक बैक्टीरिया करता है, जो कि दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर पे आते हैं। फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया एक जैव उर्वरक है। फ्रैंकिया क्या है? एक जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है वह 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा थोड़ा। ये कहता है कवक मूलक, वह कवक मूलक को ही अंग्रेजी में ना माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा कहा जाता है। कवक मूलक को हिंदी में क्या कहते हैं? माइकोराइजा। और ये माइकोराइजा जो होता है वह ये कवक
प्लस उच्च पादप से मिलकर बनते हैं, उच्च पादप के जड़ों से मिलकर बनते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो बी नंबर ऑप्शन है आपका, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का एक संबंध है। इसमें दोनों को फायदे होते हैं, कवक जो है खनिज लवण लेकर के पौधों को देता है और पौधा जब भोजन बनाता है तो बदला में कवक को भोजन मिल जाता है। तो जहां पर एक जीव की वजह से दूसरे को और दूसरे की वजह से पहले वाले को फायदा होता है, तो ऐसे संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कवक मूलक भी एक सहजीवी संबंध है जो कि कवक और पौधों के जड़ों के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुआ कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ, एनाबेना के साथ। किसके साथ, एनाबेना के साथ। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, एजोला। कौन है बुआ, एजोला। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एनाबेना, नॉस्टॉक, इस सब के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन में है एनाबेना, तो ये होगा। तो आज आप ना लोग जो है सो ये आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर था, जिसका अपना लोगों ने बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। और आगे भी जो है सो जैसे जैसे अपने क्लास का चैप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे जो है अपना लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।